नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए नए कहानीकार के रूप में अपन पढ़ते हैं आज की क्लास में अज्ञेय जी को। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अज्ञेय जी को। अगर अज्ञेय जी के पूरे नाम की बात करें तो देखिए, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये उनका पूरा नाम है। यदि आपको याद नहीं रहे, इनका थोड़ा सा बड़ा नाम है, वैसे तो याद रह जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, परंतु यदि याद नहीं रहे तो आप स और ही सही याद रख लेना, सही वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो स से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। देखिए, अपन इस क्लास में बीए फर्स्ट ईयर की अगली कहानी और अगले कहानीकार के रूप में किसको पढ़ रहे हैं? अज्ञेय जी को। तो अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? कसया। देखिए, कसया भी मिलता है और कसया यूं भी मिलता है। ठीक है, एक ही बात है। कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहां पर मैं कह सकते हैं कि ये भी उत्तर प्रदेश से ही थे। ठीक है, मृत्यु की यदि बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में, और 1987 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कहां हुई? दिल्ली में हुई। अब कुछ कहानीकार, कुछ लेखक ऐसे हैं जो जन्म स्थली से दूर हो गए थे और अंतिम समय उन्होंने कहीं और बिताया था। इसी प्रकार से ये अपने जीवन के अंतिम समय में दिल्ली थे और वहीं पर उनका देहांत हो गया। यदि जीवन के बारे में अपन बात करें तो देखिए, इनका अध्ययन इनके पिता की देखरेख में घर पर ही प्रारंभ घर पर हुआ था। हालांकि उन्होंने नियमित शिक्षा भी प्राप्त की थी। घर पर प्रारंभ हुआ, और किस से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इन्होंने फारसी का अध्ययन किया था, इन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया था, अंग्रेजी, फारसी, और इसके साथ साथ इन्होंने बांग्ला भाषा का भी अध्ययन किया था। ठीक है, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला, संस्कृत का इन्हें अच्छा ज्ञान था, संस्कृत। और इसके साथ साथ इन्होंने साहित्य की शिक्षा भी घर पर ही लेनी शुरू कर दी थी पिता की देखरेख में। ठीक है, उसके बाद यदि अपन इनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो देखिए, इनके द्वारा सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स, और इसके साथ साथ 2 अंग्रेजी पत्रों का भी, अंग्रेजी पत्र कौन कौन से? वाक और एवरी मेंस, इनका भी इन्होंने संपादन कार्य किया। अर्थात इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। ये अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से जुड़े रहे थे, जिनमें सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स और अंग्रेजी के 2 वाक और एवरीमेंस, इनका संपादन कार्य इन्होंने किया था। कोई भी बच्चा यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, और उसके बाद अपन इनके जीवन से संबंधित ही कुछ तथ्यों को और देखेंगे। देखिए, आगे यदि अपन बात करें तो इन्होंने नियमित शिक्षा तो घर पर ही प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, अनेक भाषाओं के साथ इन्होंने साहित्य का अध्ययन अपने पिता की देखरेख में प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद इन्होंने नियमित शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कॉलेज में दाखिल हुए, परंतु थोड़े ही टाइम बाद ये क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ गए थे, और इस कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना
पड़ा था क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण। एक बार तो ये बम बनाते हुए और पकड़े गए थे, तो इस प्रकार से इन्हें बम बनाने का भी ज्ञान था। तो क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसके साथ साथ ये यायावरी प्रवृत्ति के भी थे, इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की थी। इन्होंने अपने जीवन काल में अध्यापन भी किया था, यानी अध्यापन कार्य भी किया था, साथ साथ यात्राएं करते थे। अध्यापन कार्य तो ये माना जाता है कि ये कैलिफोर्निया से लेकर भारत तक अध्यापन कार्य से जुड़े हुए थे, ठीक है। और उसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे और अंतिम समय में ये दिल्ली में ही रहे थे। इन्होंने रेडियो में भी नौकरी की थी, काफी समय तक इन्होंने कार्य भी किया था। तो इनका जीवन है वो विविधता से भरा हुआ है। इसके बाद इनकी रचना क्षेत्र की बात करें, इनका जीवन जिस प्रकार से विविधता भरा हुआ है, एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, जेल जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये अध्यापन कार्य भी कर रहे हैं, एक शिक्षक भी हैं, तो उसी प्रकार से इनका रचना क्षेत्र भी है वो भी इतना विशाल और विविधता भरा हुआ है। देखिए, रचना क्षेत्र के बारे में यदि बात करें तो ये एक कवि थे, ये कथाकार भी थे, ये उपन्यासकार भी थे, ये निबंधकार भी थे, निबंधों की रचना भी इन्होंने की थी। देखते हैं कैसे। यदि कवि के रूप में इनके योगदान की बात करें तो देखिए, इन्होंने कुछ काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए थे, जिनमें यदि अपन बात करें तो देखिए, एक तो है भग्नदूत इनका काव्य संग्रह है, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी। देखिए, इनका रचना क्षेत्र विशाल था, कवि के रूप में भी विशाल था, परंतु यहां पर अपन कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को ही देखेंगे। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। इसके साथ साथ आरी ओ करुणा प्रभा में, आरी ओ करुणा प्रभा में। इसके साथ साथ आंगन के पार द्वार, अत्यंत महत्वपूर्ण, आंगन के पार द्वार। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यहां पर आप समझ लीजिए, क्योंकि इनको इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा इनका यदि एक और महत्वपूर्ण देखें तो देखिए, इनका एक और है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया, ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया। देखिए, यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जो ज्ञानपीठ सम्मान है वो साहित्य में उत्कृष्ट सम्मान माना जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनके द्वारा जो विभिन्न साहित्यिक योगदान दिया गया, विभिन्न रचनाएं की गई, तो उनके ऊपर इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। इन काव्य संग्रहों के साथ साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो इतना बड़ा सम्मान दिया गया, वो काव्य संग्रह कौन सा था? तो इनका वो काव्य संग्रह था कितनी नावों में कितनी बार। कवि के रूप में इनके योगदान को देखते हैं तो इनके भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर घंटे भर, आरिन ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार, ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह, ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला और कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान से नवाजा गया, ठीक है। यहाँ पर अपनों ने बात की कवि के रूप में, यानी इनकी काव्यात्मक रचनाओं के संबंध में। उसके बाद अपन बात करते हैं कथाओं की, इनकी कहानियों की यदि बात करें तो देखिए, इन्होंने लिखी थी विपथगा, जयदोल,
परंपरा, परंपरा, शरणार्थी, शरणार्थी, और इसके साथ साथ कोठरी की बात। ये इनकी प्रमुख कहानियां थी। ठीक है, कोठरी की बात ये इनकी मुख्य कहानियां थी। विपथगा जयदोल, परंपरा, शरणार्थी और कोठरी की बात। ये कथाकार के रूप में इनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान। अब यदि अपन उपन्यास के रूप में इनके योगदान की बात करें तो इनका उपन्यास था एक तो शेखर एक जीवनी, ये इनका उपन्यास था। एक उपन्यास था नदी के द्वीप, नदी के द्वीप इनका उपन्यास था। और इसके साथ साथ एक उपन्यास और था अपने 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 अजनबी। ठीक है, उपन्यासकार के रूप में इनका योगदान और कथाकार के रूप में इनका योगदान। यदि कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बराबर स्क्रीनशॉट लेता चले। पहले अपनों ने काव्यात्मक रचनाओं की बात की, उसके बाद कहानियों की और उसके बाद उपन्यास की। अब अपन बात कर रहे हैं इनके द्वारा रचित कुछ निबंधों की, यानी निबंधकार के रूप में इनकी साहित्य को क्या देन है। तो देखिए, इन्होंने एक निबंध लिखा था त्रिशंकु, 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 आत्मनेपद, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य, और इसके साथ साथ आलवाल, आलवाल, ये इनके प्रमुख निबंध माने जाते हैं। इसके साथ साथ यदि इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो देखिए, इन्होंने एक संस्मरणात्मक रचना रची थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसका नाम है स्मृति लेखा। सामान्यतः एमए की एग्जाम में, एमए के सिलेबस में यूनिवर्सिटीज द्वारा स्मृति लेखा को रखा भी जाता है। उसके बाद यदि अपन, मैंने आपको बताया था कि ये यायावरी प्रवृत्ति के थे, और यायावरी प्रवृत्ति के थे तो इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे। यात्रा वृत्तांत यदि इनके देखें तो दो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तो आर्य यायावर, यायावर किसे कहते हैं? यात्रा करने की प्रवृत्ति को। अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। और इसके अलावा एक और यदि अपन देखें तो एक बूंद सहसा उछली, उछली, ये इनका महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत माना जाता है। तो निबंधकार के रूप में इनका योगदान, संस्मरणात्मकता में इनका योगदान और यात्रा वृत्तांत में इनका योगदान। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात की, अर्थात ये निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कथाकार भी थे, कवि भी थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनके संपूर्ण साहित्य की। देखिए, इनके संपूर्ण साहित्य की यदि बात करें तो सदा नीरा के दो खंड प्रकाशित हुए थे और उसमें इनकी सभी रचनाओं को संकलित किया गया था। ठीक है, सभी रचनाएं इनकी सदा नीरा के दो भागों में संकलित थी। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो देखिए, एक संपादक हुए हैं जिनका नाम है कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। इन्होंने अज्ञेय रचनावली प्रकाशित करवाई थी, अज्ञेय रचनावली प्रकाशित करवाई थी, अर्थात अज्ञेय रचनावली में इनके संपूर्ण साहित्य को प्रकाशित करवाया था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा साहित्य और इतना विशाल और विविधता लिया हुआ साहित्य एक खंड में तो आ नहीं सकता था, तो इसके कुल 18 भाग प्रकाशित करवाए थे। अर्थात कृष्णदत्त पालीवाल ने अज्ञेय रचनावली का संपादन कार्य किया था और उसके कितने भाग निकाले थे? 18 भाग, जिसमें इनकी लगभग सभी रचनाएं शामिल की गई थी। ठीक है, ये इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इनके जीवन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण, एक तो आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी और कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ, और दूसरी बात सदा नीरा और अज्ञेय रचनावली, ये इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण
बातें हैं। उसके बाद यदि साहित्य के क्षेत्र में इनके और योगदान की बात करें तो देखिए, इन्होंने वत्सल निधि नाम से एक संस्था की स्थापना की थी, सभा की स्थापना की थी। और ये सभा क्या कर रही थी? ये वत्सल निधि सभा है वो साहित्य के विकास का कार्य कर रही थी। अर्थात साहित्य के क्षेत्र में जो विकास कार्य या हिंदी का जो विकास कार्य है उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था। एक सभा की स्थापना कर दी थी और यह सभा मात्र हिंदी का विकास के लिए ही कार्य करती थी। इसके बाद यदि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और अधिक महत्वपूर्ण योगदान की बात करें, या फिर मैं यूं कहूं कि इन्हें जाना किसके रूप में जाता है, तो इन्हें प्रयोगवाद, साहित्य के आधुनिक काल में एक चरण आता है प्रयोगवाद और एक आता है नई कविता। तो प्रयोगवाद और नई कविता को स्थापित करने में या समुचित रूप देने में जिसका योगदान माना जाता है वो अज्ञेय जी है। यहां तक कि प्रयोगवाद के तो ये जनक भी माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद व नई कविता दोनों को स्थापित करने वाले कवि कौन है? अज्ञेय जी। और इन्हें प्रयोगवाद के रूप में ही अधिक जाना जाता है। तो प्रयोगवाद चरण के संदर्भ में इनका योगदान क्या था? प्रयोगवाद जो आधुनिक काल का एक चरण है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है भारतेंदु युग से। भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी के बाद छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, जिसके ये जनक थे। प्रयोगवाद के रूप में इनका जो योगदान है वो है कि इन्होंने कुछ कविता संग्रह प्रकाशित करवाए थे। कविता संग्रह, और कविता संग्रह कैसे थे, किस नाम से करवाए? तार सप्तक के नाम से करवाए थे। तार सप्तक, जाहिर सी बात है, तार, आप तार को देखिए, तार जैसा शुरू में होगा वैसे ही अंत तक होगा। यानी एक जैसी विचारधाराओं वाले कवियों, जो कितने होंगे? 7, यानी एक जैसी विचारधाराओं वाले 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित करवाई थी। और इन्होंने पहला तार सप्तक प्रकाशित करवाया था 1943 ईस्वी में, और उसके बाद जो दूसरा तार सप्तक है वो इन्होंने प्रकाशित करवाया था 1951 ईस्वी में। और इसके साथ साथ इन्होंने तीसरा तार सप्तक प्रकाशित करवाया था, और तीसरा तार सप्तक करवाया गया था 1959 ईस्वी में। इस प्रकार से हालांकि साहित्य में कुल 4 तार सप्तक आए थे, परंतु इनके द्वारा 3 तार सप्तक प्रकाशित करवाए गए थे 43, 51 और 59 में। और ये इनका प्रयोगवाद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों ही चीजें इनके जीवन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखिए, आगे इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात, आधुनिक काल या आधुनिक काल का जनक अपन किसको मानते हैं? भारतेंदु जी को मानते हैं। ठीक है, भारतेंदु जी को मानते हैं। किसका जनक मानते हैं? आधुनिक काल का जनक मानते हैं। आधुनिक काल का जनक क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया था। रीतिकाल से आधुनिक काल को अलग किया था, अलग प्रकार की रचनाएं लेकर आए थे, गद्य के जनक थे, यानी गद्य की शुरुआत भी की थी। उसके बाद यानी इनके बाद दूसरे आधुनिक काल का जनक माना जाता है किसको? अज्ञेय जी को। क्यों? क्योंकि भारतेंदु जी के बाद यदि नवीन विचारधारा का किसी ने प्रतिपादन किया था तो वो अज्ञेय जी ही थे। ठीक है, इस प्रकार से अपनों ने इनके जीवन के बारे में, इनकी रचनात्मक संसार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। इनका जीवन काल 1911 से 1987 उत्तर प्रदेश से शुरू होकर और दिल्ली में समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको इनका जीवन परिचय है वो पूरा समझ में आया होगा। अगले क्लास में इनके द्वारा रचित कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।